नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके फेवरेट लेक्चर सीरीज बीएसए में। आपके साथ जुड़ गया हूं मैं फिर आपका मित्र एमजे, और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। बीएसए में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और कंसेप्ट्स हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। और आज मैं यही बताने वाला हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ और शिफ्टिंग ऑफ ओनस, इन दो चीजों में क्या तो डिफरेंस होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या चीज है, किस पर होता है। ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काम का है ही। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी वकालत जमाने में आज का ये लेक्चर आपके लिए मददगार होने वाला है। तो क्या बात है, ध्यान से समझिए। कंसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत के भार का जो अवधारणा है वो क्या चीज है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? इट मींस अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक तरह की वैधानिक बाध्यता है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, किसी तथ्य के अस्तित्व यानी होना या अनअस्तित्व यानी कि न होना, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में किसी बात को साबित करने का भार है। और कैसे साबित करेंगे? टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिससे कि न्यायालय संतुष्ट हो। इट आंसर्स द क्वेश्चन हु मस्ट प्रूव, किसको साबित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आज का ये टॉपिक देगा। एक जनरल रूल क्या है, मैं आपको बता दूं, गोल्डन रूल है हमारे पास में। गोल्डन रूल क्या है? ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। एक स्वर्णिम नियम है, जो न्यायालय के सामने कोई बात रखता है उसको साबित करना होगा। दूसरा बात यह है, ही हु डिनाइज नीड नॉट। दिस प्रिंसिपल रन्स लाइक अ रेड थ्रेड थ्रू 104 टू 120 ऑफ बीएसए। ये जो हमारा कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी धारा 104 से लेकर 120 तक हम बात करने वाले हैं इस एक चीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं सबूत का भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। स्टैट्यूटरी फाउंडेशन कहां शुरू होती है? ये शुरू होती है सेक्शन 104 में, जिसे हम कहते हैं इस अवधारणा का आधार क्या है। फाउंडेशन में धारा 104 और 105 से लेकर 120 तक हम उस एक बात को ही समझना, एलॉबरेट करेंगे और उससे जुड़ी ही बातें करने वाले हैं। 104 क्या कह रहा है? Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. Whoever desires, जो चाहता है कि न्यायालय उसकी बात को मानकर जजमेंट दे, निर्णय दे, उसको ही उस बात को कोर्ट में साबित करना होता है। बताया ही मैंने, द पार्टी असर्टिंग, जो न्यायालय में कोई बात रख रहा है। कोर्ट डज नॉट प्रेज्यूम फैक्ट्स इन फेवर ऑफ ईदर पार्टी, जब न्यायालय किसी पक्षकार के पक्ष में कोई अवधारणा नहीं करती है, जिस पक्षकार ने असर्ट किया है, किसी बात को कोर्ट में रखा है, उसको ही साबित करना होता है। प्रिजम्पशन से ये जो बर्डन है ये शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है। ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं जब प्रिजम्पशन नहीं किया गया है। इलस्ट्रेशन देखिए, ए अलेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के भंग के बारे में कोई बात कर रहा है। ए मस्ट प्रूव्ड ब्रीच, उसे साबित करना होगा कि संविदा भंग हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। प्रोसिक्यूशन अलेजेस मर्डर, प्रोसिक्यूशन बात कर रहा है कोई हत्या हुई है, कोई मर्डर हुआ है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि मर्डर हुआ है। गिल्ट को साबित करना जरूरी है, मर्डर को साबित करना जरूरी है। और इसके लिए एक डॉक्ट्रिन आता है हमारे पास में, कॉर्पस डिलेक्टी, नो बॉडी नो मर्डर। हत्या हुई है तो लाश कहां है या बॉडी के रूइंस कहां है, ये आना पड़ेगा। अगर आपने दृश्यम देख लिया है तो पूरा दृश्यम 2 भाग आ चुके हैं, तीसरा आने वाला है। एक ही चीज के आगे पीछे घूम रहा है, वेयर इज द डेड बॉडी। मर्डर को साबित करना होगा और फिर यह भी साबित करना होगा कि जिसके ऊपर आरोप है उसने ही मर्डर किया है। टाइप्स ऑफ बर्डन क्या है बताइए? दो तरह के बर्डन के बारे में हम बात करते हैं कोर्ट में। इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक है लीगल बर्डन, जिसे कहा जाता है परसुएसिव बर्डन। लीगल बर्डन क्या है? इसे कहेंगे वैधानिक बाध्यता, या इसे कहते हैं जो विधि बाध्यता क्रिएट कर रही है। लीगल बर्डन, परसुएसिव बर्डन क्या है ये? 104 में जाइए तो वहां लिखा हुआ है प्रोसिक्यूशन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ये वो बर्डन है जो कभी शिफ्ट नहीं होता, ये वो बर्डन है जो कांस्टेंट होता है। किस पर है? प्रोसिक्यूशन पर। देखिए, द लीगल ऑब्लिगेशन टू अल्टीमेटली कन्विंस द कोर्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट इन इशू इज नोन एज परसुएसिव बर्डन। कभी बदलता नहीं है, नेवर शिफ्ट्स, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक वैसा ही बना रहता है। डिसाइडेड एट द फाइनल जजमेंट स्टेज,
और ये निर्णय को अंतिम तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। फेलियर, अगर इस बर्डन से कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, प्रोसिक्यूशन इफ फेल्स टू प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, इफ द बर्डन रिमेन्स व्हाट वी कैन से अनडिस्चार्ज्ड, अगर वो जो बर्डन है, जो भार है, अगर उसका पालन नहीं किया गया, प्रोसिक्यूशन ने बात साबित नहीं की, क्या होगा? केस कोलैप्स, ये जो मामला है ये ढह जाएगा, यानी कि जिस आदमी पर आरोप लगाया गया है उसकी दोषमुक्ति हो जाएगी, अक्विटल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया सेक्शन 104 है जहां हम सेक्शनल बायस के बारे में बात करेंगे, और 105 से 120 है, हम 104 को आगे एलॉबरेट करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, लीगल बर्डन टू प्रूव गिल्ट ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल लॉ के बारे में मैंने बताया, हमेशा ही अभियोजन पर होता है। इवन इफ डिफेंस इज साइलेंट, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर डिफेंस साइलेंट भी रहे, डिफेंस कोई बात ना भी करे, यानी कि अक्यूज या उसके पक्ष के पास कोई सबूत न भी हो, तब भी प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, यानी सभी शंकाओं के परे मामले को साबित करना होता है। प्लेंटिफ क्लेम्स ओनरशिप, सिविल लॉ में देखिए, अगर कोई प्लेंटिफ है, वादी है, जो मामला कोर्ट में लेकर आया है और किसी प्रॉपर्टी पर अपने ओनरशिप यानी मालिकाना हक के बारे में बात करता है, 104 का बर्डन कहता है उसको ही टाइटल यानी कि हक साबित करना होगा। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव टाइटल। आइए, दूसरे तरह का बर्डन है एविडेंशियरी बर्डन। पहला था लीगल बर्डन, दूसरा जो बर्डन है उसे कहते हैं एविडेंशियरी बर्डन या साक्षिक भार कहते हैं इसे हिंदी में। इसे शिफ्टिंग ओनस कहा जाता है, ऐसा भार जो लगातार बदलता रहता है। इसे हिंदी में सिद्धि भार भी कहा जाता है। क्या है देखिए, द ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस एविडेंस एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ट्रायल। एक तो है कि मामला शुरू हुआ है, मामले के शुरू होते ही बर्डन प्रोसिक्यूशन पर है, जो लास्ट तक वैसा का वैसा बना रहेगा। लेकिन ये वाला जो बर्डन है ये लगातार बदलता रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक मर्डर ट्रायल था, मर्डर ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया, मान लीजिए आई विटनेस ला करके, कि ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी का मर्डर किया है। आई विटनेस मौजूद है। अब अगर डिफेंस ने कोई अपने बचाव में एविडेंस नहीं दिया तो पूरा का पूरा केस फेवर में जाने वाला है प्रोसिक्यूशन के। डिफेंस क्या कर सकता है? वो एलिबाई का बर्डन दे सकता है। एलिबाई क्या होता है कि वो कहीं और था। वो सेल्फ डिफेंस जो है उसका सबूत दे सकता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया है। तो जो डिफेंस है उसे सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ओनस, इसे ही कहा जाता है एविडेंशियरी बर्डन। नेचर कैसा है? कीप शिफ्टिंग, लगातार ही बदलता रहता है। टेक्निकल एंड टेम्पररी, क्योंकि बदलता रहता है इसलिए अस्थायी है। बेस्ड ऑन प्राइमा फेसी प्रूफ और प्रिजम्पशंस, ये हमेशा ही प्रथम दृष्टया साक्ष्य या उपधारणाओं के अनुसार भी बदलता रहता है, उन पर आधारित होता है। सेक्शन 105 में क्वेश्चन का आंसर है ऑन होम बर्डन लाइज, और सेक्शन 109 बर्डन प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। विद इन द नॉलेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, इस सेक्शन में साथ में क्यों ले आया आपके 105 और 109 को? क्योंकि 105 में शिफ्टिंग ओनस के बारे में बात है जो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, वो पक्षकार पर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो हार जाएगा यदि दोनों पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दिया। लेकिन इसका ठीक एक्सेप्शन सेक्शन 109 में आ जाता है जो मैं साथ में लेकर आया हूं। अगर कोई बात किसी के नॉलेज में है तो वो उसको ही साबित करना होगा। बढ़िया सा प्रिंसिपल है, आसान सी बातें हैं। अब देखिए 105 में कौन कौन से बर्डन है ये मैंने समझा दिया आपको। 109 का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं। 109 देखिए, when any fact is especially within the knowledge, अगर कोई तथ्य किसी के ज्ञान में है उसको ही साबित करने की होगी वो बात। कौन कौन सी बातें हैं? डेथ इनसाइड मैट्रिमोनियल हार्म, अगर अपराध जो है, मृत्यु जो है ससुराल में हुई है, वैवाहिक घर कहेंगे इसे, मैट्रिमोनियल होम, इसके लिए ससुराल ज्यादा आसान शब्द है आपके लिए। किसको साबित करना होगा? वो जो लोग उस घर के पोजीशन में हैं, वो जो लोग वहां पर में थे, ससुराल वालों को साबित करना होगा। कस्टोडियल डेथ, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो गई है, वो डेथ कैसे हुई, क्या कारण था, कौन साबित करेगा? जिनकी कस्टडी में वो आदमी था। सोर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, अगर किसी के पास अकूत धन संपत्ति मिली है, काला धन मिला है, तो वो प्रॉपर्टी कहां से आई, किसकी है, ये किसको साबित करना पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा
जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी मिली है। और लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज, अगर बंद कमरे में कोई अपराध हुआ है तो जो लोग वहां मौजूद थे बंद कमरे के भीतर में, या जिन लोगों के पास उसका पोजीशन था, उनको साबित करना पड़ेगा कि व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द लॉक्ड रूम। तो बड़ी आसान सी बातें हैं जो मैं समझाते चल रहा हूं। एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम का। कहा कि सेक्शन 109 अप्लाइज ओनली आफ्टर प्रोसिक्यूशन प्रूव्स फाउंडेशन फैक्ट्स। फाउंडेशन फैक्ट्स क्या हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, 118 एक सेक्शन है। 118 सेक्शन क्या है? अभी आगे ही आएगा 118 बर्डन ऑफ प्रूफ में ही। इसमें डाउरी डेथ के बारे में प्रिजम्पशन की कहानी है। डाउरी डेथ क्या चीज है? दहेज मृत्यु। अगर विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला के साथ डाउरी की डिमांड की गई, डाउरी क्रुएलिटी उसके साथ हुई है, लगातार दहेज की मांग की जाती रही, क्रुएलिटी हुई और महिला मर गई है, मृत्यु यानी कि डेथ अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उस महिला के जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनके अगेंस्ट एक प्रिजम्पशन जाता है कि हो ना हो दहेज की मांग को लेकर महिला को मार डाला गया, और इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। अगर प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा? ससुराल वालों पर। उनको साबित करना पड़ेगा कि डेथ नेचुरल हुआ है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखने होंगे। फाउंडेशन फैक्ट्स क्या हैं? कि 7 साल अभी विवाह को नहीं हुए हैं, पहली बात साबित करनी होगी। दूसरी बात रखनी पड़ेगी कि इस महिला से लगातार डाउरी की डिमांड की जाती रही। तीसरी बात बतानी पड़ेगी कि उसके साथ क्रुएलिटी होती रही विच वॉज रिलेटिंग टू डाउरी डिमांड। अगर ये फाउंडेशन फैक्ट्स रख दिए हैं तो ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा ससुराल वालों पर कि उनको साबित करना होगा कि क्या कुछ हुआ था, महिला की डेथ कैसे हुई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहा? फाउंडेशन फैक्ट्स रखने होंगे तभी प्रिजम्पशन होगा। कैन नॉट बी यूज्ड टू फिल गैप्स इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस। फिलिंग द गैप के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। त्रिमुख मारुति किरकन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। व्हेन डेथ अकर्स इनसाइड मैट्रिमोनियल होम, हस्बैंड मस्ट एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस। क्या कुछ हुआ था उसको बताना पड़ेगा जो वहां मौजूद था। इस मामले में हस्बैंड मौजूद था तो कहा गया कि हस्बैंड एक्सप्लेन करेगा, उसके ऊपर बर्डन है। फिर देखिए 106, 108, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, किसी विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार के बारे में बात है। किसको बताना है? जिसको वो पर्टिकुलर फैक्ट पता है। जैसे एक शब्द है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है कहीं और होना। इसे कहते हैं अन्यत्रता का सिद्धांत, कहीं और होने की बात। जैसे अभी हमने बात ही की थोड़ी देर पहले कि हस्बैंड पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला डाउरी डिमांड को लेकर के। अगर वो ये बात कोर्ट में साबित कर दे कि वो कहीं और था तो ये बात खत्म हो जाएगी कि उसने मारा है। समझ में आएगा कि हाँ, छत से कपड़े सुखाते हुए फिसल गई होगी महिला, घर में कोई नहीं था, इस बात को साबित करना होगा। ये कौन साबित करेगा? वो जिसको ये पता है। अक्यूज को साबित करना है कि वो उस दिन कहां था। इतनी आसान सी बात है। 108 में एक्सेप्शंस के बारे में बात है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अपवाद। जैसे कोई आदमी, अभी एक लेक्चर इस चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन का एक चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शंस। आपको बता दूं, जनरल एक्सेप्शंस जो हैं ये सेक्शन 14 से 44 तक दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास में बीएनएस का, जहां हम इसके बारे में बात करेंगे। और क्या बातें हैं बता दूं, कोई भी आदमी अपराध करने के बाद भी बच सकता है अगर वो इनमें से कोई एक बात साबित करते। इंसैनिटी मतलब पागलपन, सेल्फ डिफेंस की उसने जो कुछ किया है वो आत्मरक्षा में किया है, सेल्फ डिफेंस में किया है, माफी मिलेगी उसको। कंसेंट मतलब सामने वाले की सहमति थी, या लास्ट में एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंटल एक्ट है तो भी उसको माफी मिलेगी। अब ये एक्सीडेंटल एक्ट है या नहीं कौन साबित करेगा? वो जिसके ऊपर आरोप है। जैसे एग्जाम्पल दूं, क्या है एक्सीडेंटल एक्ट? तो हम कहते हैं इसे एक्ट ऑफ मिसफॉर्चून। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आदमी किसी सड़क पर जा रहा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको शायद समझने में आसानी होगी। एक आदमी सड़क पर जा रहा है 4 व्हीलर ड्राइव करके, स्पीड लिमिट उसकी वही है जो होनी चाहिए। वहां लिखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 40 किलोमीटर के अंदर चल रहा है, ग्रीन पर चलता है, रेड पर रुकता है, जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकता है। अब इस आदमी के आगे प्रॉब्लम यह है कि जब ये ग्रीन पर चलता है तो रॉन्ग साइड से आकर एक आदमी टक्कर मार देता है गाड़ी से, 2 व्हीलर से, और उसकी गाड़ी के टायर के नीचे आकर मर जाता है, खोपड़ी खुल जाती है, उसकी खरबूज बन जाता है उसका। अब ये आदमी
बाहर निकले गाड़ी से और बताए कि मैं लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर्स से कर रहा था, लॉफुल मीन्स मेरे पास थे, मतलब वो रूल्स का पालन कर रहा था, गाड़ी का लाइसेंस उसके पास में है, उसकी एज 18 साल से ऊपर है, उसने नशा नहीं किया था, तो ये जो कुछ भी कर रहा है ये ऑफेंस नहीं है। अगर ये उतर कर वहां लोगों को बताने लगेगा तो लोग उसको कूटेंगे और उसकी गाड़ी भी तोड़ फोड़ देंगे। ये सब बातें कोर्ट में होंगी, ये रूल ऑफ एविडेंस है। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तब करेंगे ज्ञान की बात। और क्या मिलने वाला है? माफी मिलेगी। 108 कह रहा है किसको साबित करना है? वो आदमी हु इज प्लीडिंग एनी ऑफ द डिफेंस, जो किसी भी डिफेंस के बारे में कोर्ट में बात कर रहा है, उसको ये सब बात साबित करनी पड़ेगी। इतनी आसान सी बात है, जानते रहिए। फिर देखिए 112, 113 बर्डन एज टू रिलेशनशिप और ओनरशिप के बारे में बात है। रिलेशनशिप का मतलब लफड़ा नहीं है ना। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, किराएदार मकान मालिक का रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मालिक और अभिकर्ता का रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, कहना क्या चाह रहा है ये, मान लो एक पेशेंट से डॉक्टर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी बहुत कम कीमत पे। प्रॉपर्टी की कीमत मान लो 50 लाख रुपए है और वो 5 लाख रुपए में खरीद ली डॉक्टर ने। इलाज से ठीक होने के बाद, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मरीज ने आरोप लगाया कि इसने मुझे कोएर्जन यानी प्रपीड़न यानी कि डरा धमका करके प्रॉपर्टी कम कीमत में अपने नाम लिखवा ली। हो सकता है ये बात कि उस आदमी को उस समय पैसों की जरूरत थी और उसने ऐसा किया हो, लेकिन अगर वो ये आरोप लगाता है कि डॉक्टर साहब ने कम पैसों में चीजें अपने नाम करवा ली, मुझे डराया धमकाया, नहीं तो मेरा इलाज नहीं करूंगा, ऐसी बात कही, वॉटएवर जो भी कुछ वो कहता है, किसको साबित करना है? नियम क्या है? प्रोसिक्यूशन साबित करेगा। प्रोसिक्यूशन कौन है? जो आरोप लगा रहा है या पर्सन हु असर्ट्स, जो किसी बात को कोर्ट में रख रहा है, उसको साबित करना है। लेकिन सेक्शन 112 कह रहा है उस आदमी को साबित करना होगा, उस पक्ष को साबित करना होगा जो रिलेशनशिप में डोमिनेट करने की पोजीशन में है। ध्यान रखना है, लॉ मान के चलता है कि डॉक्टर और पेशेंट में डॉक्टर डोमिनेट करने की पोजीशन में है, एडवोकेट और क्लाइंट में एडवोकेट डोमिनेशन करने की पोजीशन में है, हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड डोमिनेट करने की पोजीशन में है, फादर और सन में फादर डोमिनेट करने की पोजीशन में है। तो उस पक्षकार पर बर्डन है जो डोमिनेट करने की पोजीशन में है। फिर देखिए सेक्शन 113 ओनरशिप साबित करने का भार। एक डॉक्ट्रिन है पोजीशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अगर मेरे पास कोई मोबाइल है तो क्या मान के चला जाएगा? मेरे कब्जे में होना ही सबूत है किस बात का? कि मैं ओनर हूं। कोई दूसरा आदमी जो ये कह रहा है कि मोबाइल मेरा है, उसको साबित करने पड़ेगा कि मोबाइल उसका है। कैसे साबित करेगा? वो बिल लेकर के आए, अपनी फेस दिखाए मोबाइल को, जिससे मोबाइल खुल जाए, साबित उसको करना होगा। इतनी सी बात हमारा सेक्शन 113 कह रहा है। आगे बढ़े। ठीक है, गुड फेथ को साबित करने का भार किस पर है? ट्रस्टी में, ट्रस्ट का ऑथर और ट्रस्टी के बीच में रिलेशन है, एडवोकेट क्लाइंट, गार्जियन सन, एजेंट प्रिंसिपल की बात मैंने आपको बताई। साबित कौन करेगा? वो जो डोमिनेट करने की पोजीशन में है। सेक्शन 116 में एक बात है जिसे कहते हैं लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। बच्चा पैदा हुआ है, और बच्चा पैदा हुआ है तो क्वेश्चन क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा पैदा हुआ तो जो पड़ोस के बूढ़े दादा दादी नाना नानी हैं वो आते हैं और कहते हैं बच्चे की नाक तो पिता पर गई है, बच्चे की आंखें तो बिल्कुल पापा जैसी हैं, माथा तो डिट्टो पापा का है, पापा की फोटोकॉपी है। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि मान लो अगर बच्चे की शक्ल पापा से नहीं मिल रही है तो बहुत सारे परिवारों को उजड़ते और बिखरते देखा है हमने, क्योंकि पिता शक करने लगता है कि पता नहीं किसका बच्चा आ गया है। हो सकता है बच्चा खुद रंग हो, अपने जैसा हो, किसी के जैसा क्यों होना उसे, या हो सकता है बच्चे की शक्ल पिताजी से नहीं मिलती हो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम है, लोग इसको महिला के चरित्र से जोड़कर देखने लग जाते हैं। तो बच्चा अगर पैदा हुआ, इसके लिए नियम बना दिया गया। क्या नियम बना दिया गया? कि ड्यूरिंग मैरिज बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, अगर विवाह वैध विवाह के दौरान बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा किसका है? लॉ मान के चल रहा है कि महिला जिसने बच्चा पैदा किया है उसका पति ही उस बच्चे का बाप है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ, और ये इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, अखंडनीय उपधारणा है, कोई बात नहीं साबित करनी है। एकमात्र एक्सेप्शन इसका है नॉन एक्सेस। अगर पिता ये साबित कर दे कि जब बच्चा गर्भधारण हुआ है महिला का, कंसीविंग का जो टाइम पीरियड है उस समय महिला से वो मिला ही नहीं था, अगर इतनी बात वो साबित कर सकता हो तो एकमात्र एक्सेप्शन ही हो सकता है। और साबित किसको करना है? पिता को। कोर्ट क्या मालूम करके चलेगा? मानकर चलेगा कि यही बच्चे का बाप है। इतनी सी आसान सा ये प्रिजम्पशन है। 117 में देखिए प्रिजम्पशन एज सुसाइड की बात है। व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। किसने आत्महत्या की है? किसी वुमन ने।
महिला ने आत्महत्या कर ली। कब की है? विद इन 7 years ऑफ मैरिज, विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला ने आत्महत्या कर ली। ठीक से समझना। और इसके परिवार वाले, मतलब इसके माता पिता, ठीक है, डैड, मॉम, या कोई उसके ब्रदर सिस्टर हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, उसके परिवार वालों ने मजबूर किया है। कोर्ट यहां में प्रिज्यूम करेगा, मानकर चलेगा कि हां महिला के साथ ऐसा हुआ होगा। ध्यान रखना है, बर्डन किस पर शिफ्ट हो जाएगा प्रिज्यूम करते ही? उसके ससुराल वालों पर, कि नहीं इसने आत्महत्या करी है, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। वहीं 118 में प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ है। डाउरी डेथ क्या होता है? विवाह के 7 साल की कहानी यहां भी है। 7 years के भीतर अगर महिला को डाउरी के लिए टॉर्चर किया गया, डाउरी की डिमांड की गई थी, परिवार वालों ने आरोप लगाया है और महिला मर जाती है अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में, कोर्ट मान के चलेगा कि इस महिला को डाउरी के डिमांड के लिए मार डाला गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ ससुराल वालों पर शिफ्ट हो जाएगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दिस इज ऑल अबाउट बर्डन। 119 देखिए, कोर्ट की कुछ पावर दी है प्रिजम्पशन के बारे में। कोर्ट प्रिज्यूम करता है, किन चीजों को प्रिज्यूम करता है कोर्ट, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन कंडक्ट, नेचुरल इवेंट्स, कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट के प्रिजम्पशन के लिए यहां लिस्ट दे रखी है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि मान लो चोरी के ठीक बाद किसी के पोजीशन से चोरी की प्रॉपर्टी मिली। ठीक से समझना, चोरी हुई और चोरी के बाद किसी के पास चोरी की प्रॉपर्टी मिली। कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगा? या तो ये आदमी चोर है जिसके पोजीशन से प्रॉपर्टी मिली है, और ही हैज रिसीव्ड द प्रॉपर्टी नोइंगली इट इज स्टोलन, या उसने जानते बूझते कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, अपने पास रिसीव किया है, अपने पोजीशन में रखा हुआ है। ये है प्रिजम्पशन, ये है उपधारणा। और जैसे ही कोर्ट ये उपधारणा करे, बर्डन दूसरे पक्ष पर चला जाता है। उसको साबित करना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये बता सकता है कि मैं एक दुकानदार हूं, कहीं से 50,000 रुपए चोरी हुए हैं, दिन भर लोग आते हैं मेरे यहां सामान खरीदते हैं, कैश देकर जाते हैं, कैश देख के मुझे पता कैसे चलेगा ये चोरी का है? अगर उसके पास कोई सबूत है तो उसको ये बात साबित करनी होगी, अदरवाइज बर्डन उस पर ही है साबित करने का। कोर्ट ये मान के चलेगा या तो ये चोर है या इसने जानते बूझते चोरी की प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है। ये जो प्रिजम्पशन है हमारे पास, 3 तरह का प्रिजम्पशन है हमारे लॉ में। मे प्रिज्यूम, जहां कोर्ट मानकर चलता है या सबूत लाने के लिए कहता है। शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, जहां कोर्ट कई सारी बातों को मानना कोर्ट के लिए बाध्यकारी है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था 118 में। डाउरी डेथ वाला कोर्ट को मानकर ही चलना है जब तक दूसरा पक्ष उसको रेबट न कर दे। कंक्लूसिव प्रूफ मैंने अभी 116 में आपको बताया था, बच्चे का पैदा होना धर्मजता का सबूत है, और कोर्ट को यह बात मानकर ही चलना है। इसको डिस्प्रूव करने का भी कोई मौका दूसरे पक्षकार को नहीं दिया जाता। बहुत कम शब्दों में, कम समय में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको ठीक ठीक समझ में आ गई। डिटेल्ड लेक्चर एप्लीकेशन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारा कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर जाइए और आज ही हमसे जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस सीरीज में कुछ लेक्चर्स और बचे हैं जहां हम बीएसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं। अगर आपको ये बातें ठीक ठीक समझ में आ रही हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि ऐसे और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझना चाहते हैं, या किन लॉज की कौन सी बारीकियों को आप इस लेक्चर सीरीज में समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आऊं किसी और सब्जेक्ट से। कमेंट में जुड़कर बताना, ताकि जल्द ही हम उन लेक्चर्स के साथ आपसे जुड़ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना खूब ख्याल रखना है आपको, बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।